आप सही बता रहे हो या आपने पढ़ा है ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने बताए थे वो बताइए। कौन से इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और कौन से जो है वो माइल्ड होते हैं या रेयर होते हैं? ये फरहान। रेयरली सर ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती थी, जो बाद में की स्टडीज में इस चीज को मतलब क्लियर आउट कर दी गई थी। न्यूरोटॉक्सिसिटी ये इतनी ज्यादा कॉज ओके नहीं करती। जो इसके ओके मोस्ट कॉमन सर जो साइड इफेक्ट है उनमें नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस, डिस्ट्रेस आता है सर। मेटालिक टेस्ट है सर इसकी, मतलब मेट्रोनिडाजोल का। ओके ओके Playing with 63 63 ओके गुड 63। जी सर। आप मुझे ये बताइए, हमने इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ याद है, पढ़ा है या जी नहीं? सर। जी जी सर, इसके बताइए। बारे में हमने पढ़ा था कि ये ओरली एडमिनिस्टर करते हैं हम, ओके और ये हमारे पास 90% प्रेजेंट होता है कम। एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी होती है या नहीं होती? सर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास बॉडी टिश्यूज और फ्लूइड्स में होती है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा ये हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स जाते हैं, ओके ठीक है। और ये 64 P4। ओके ठीक है आपने पढ़ा है। 64 67 64 आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। हेलो 64 कौन हो आप? आपकी आवाज आ सर, रही है? शफकत अली। अच्छा सर, शफकत अली। अच्छा शफकत, आप बताइए ये इसकी जो मेटाबॉलिज्म है और यस एक्सक्रीशन सर। में, इन दोनों में क्या फर्क है ये मेट्रोनिडाजोल की? सर ये मेटाबॉल जो एक्सक्रीट होता है ये यूरिन के थ्रू होता है, जबकि ये अच्छा मेटाबॉलाइज होता है ये लिवर में होता है बाय ग्लूकोनाइडेशन के थ्रू ये होता है। ग्लूकोयूरिनेशन ओके ठीक है यस सर। ओके ठीक है गुड गुड सही। चलो इतना याद है, ये भी ठीक है। अच्छा कोई नाम याद है कि ये किस नाम से अवेलेबल होते हैं? ब्रांड नेम हाँ ब्रांड नेम। सर फ्लेजर। रेजेल श्योर? थिंक सो सर, अच्छा मैंने ब्रांड नेम नहीं ओके देखा। 67 67 आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन आप? सोनिया हैदर। हैदर? सोनिया हैदर सर। सालिहा 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 हैदर, पता नहीं मुझे सही आवाज नहीं रही है, जो सर भी है। सोनिया। सोमिया, अच्छा ओके सॉरी सोमिया। सोमिया आप बता सकते हैं ये ब्रांड नेम इसका क्या है? सर टिनिडाजोल यूएसए में अवेलेबल होती है टिनिडाजोल के नाम से। टिनाडाजोल के नाम से अवेलेबल होती है, इसके अलावा टिनाडिजोल वो क्या है बताते खुद, टिनाडिजोल उसके बारे में कुछ बताइए। सर ये ब्रांड नेम है ना मेट्रोनिडाजोल का। मेट्रोनिडाजोल का ब्रांड नेम भी है और इसके अलावा ये एक और भी है, टिनाडिजोल बताते खुद भी एक सब्स्टिट्यूट है, एक फंक्शनल ग्रुप उसमें चेंज है, और दैट इज लाइक द एनेंशियोमर और अल्टरनेटिव ऑफ द मेट्रोनिडाजोल। ओके तो दोनों चीजें हैं, ब्रांड नेम से भी अवेलेबल है और ये मेट्रोनिडाजोल की एक काइंड ऑफ अल्टरनेटिव या सब स्ट्रक्चर एनालॉग टाइप चीज है। सही है, एक फंक्शनल ग्रुप मेट्रोनिडाजोल एक्टिविटी वगैरह सेम है, तो ब्रांड नेम से ज्यादा वो चीज आप याद रखिए, ठीक है? ओके वेरी गुड। अच्छा इसके अलावा 70 69 70 69 तो रिमेन नहीं करेगा, 70 70 73 सर 60 अप्लाई करता है सर। वो कहता है मेरे पास इशू हो रहा है सिग्नल का परमानेंटली। सेवेंटी आपको मेरी आवाज आ रही है? 73
मदीहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मदीहा, आप मुझे रेजिस्टेंस के बारे में, मेट्रोनिडाजोल के में रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हो मुझे? सर मेट्रोनिडाजोल का रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं होता, लेकिन समहाउ कुछ इंडिविजुअल्स में होता है। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी रेजिस्टेंट ड्रग। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इतनी नोटेबल नहीं है। इसके अलावा कंट्रा इंडिकेशन के बारे में आप मुझे बता सकते हो कि ये किन किन पेशेंट में कंट्रा इंडिकेटेड है? सॉरी सर, मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं पढ़े। ओके, 77 आप मुझे बता सकते हो? 77। यस सर। नो सर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं पड़ी हुई। अच्छा, 83, 84, 85, इन तीनों में से कोई भी मुझे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बताइए। एटी फाइव सेफ। आप तो ऑनलाइन थे अभी, आपका माइक भी काम कर रहा था, ग्लिच नहीं था। सर वो अभी क्वेश्चन पूछा तो अभी ग्लिच हो गया है सर। अच्छा जी, बताइए कंट्रा इंडिकेशन। 83, 84। अच्छा, कंट्राइंडिकेशन के बारे में मैं बताऊं, हमने नहीं पढ़े थे इसकी कंट्राइंडिकेशन, क्योंकि इस बुक्स में अवेलेबल नहीं थे तो हमने नहीं पढ़े थे। बहरहाल सच जिनके नहीं दिए होते उनकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होते, या इतने वो मेजर नहीं होते, मतलब दोज आर वेरी रेयर और बहुत ज़्यादा नहीं होते। बहरहाल मैंने इंडिविजुअली इसकी स्टडी नहीं किए है। अगर किसी को मतलब है पढ़ना बहुत ज़्यादा तो वो पढ़ ले, बल्कि बेहतर ये है कि आप लोग पढ़ ले। बहरहाल इसमें बुक में नहीं दिए थे और इसके मैंने सच सुने भी नहीं है, तो कंट्रा इंडिकेशन हमने नहीं पढ़ते। बहरहाल मैं इसको इन्वॉल्व करना चाहता था इसलिए पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे सर मैं वही सर घंटे से मैं बुक में देख रहा हूँ कि नहीं मिले, लेकिन ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी अब हम आ जाते हैं अपने वाले मेट्रोनिडाजोल की तरफ, सॉरी एंटी मलेरियल के ड्रग्स। मलेरिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये दिस इज लाइक आल्सो अ प्रोटोजोअल डिजीज, और स्पेशली 5 टाइप के प्रोटोजोआ ये होते हैं प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम एल्वेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेले। फिफ्थ स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम नोवेल्सी जो है, नुलेसी या नोवेल्सी जो भी आप बोलते हैं, उसकी वजह कैरेडसन ने लिखा है कि उसकी वजह से भी होता है। बहरहाल ये 4 टाइप जो है मेजर इन्वॉल्व है। फिर इसके साइकिल्स हमने थोड़े से किए थे, बल्कि हमने नहीं किए थे। पैरासाइट्स के साइकिल्स होते हैं आदि हुए अपनी जो सेक्सुअल स्टेजेस है दैट आकर्स इन द मस्किटो, फीमेल एनाफिलीज जो है उसमें आते हैं, और जो एसेक्सुअल फेज आकर इन द ह्यूमन टिश्यूज। ओके, और स्पोरोजोइड्स जो है वो इंजेस्ट करते हैं इनटू द ह्यूमन ब्लड, और ब्लड में इसलिए करते हैं कि वहाँ से वो अपने लिए डिजायर्ड प्रोटीन लेके आते हैं। ब्लड में से फिर ये स्पोरोजोइड जो है वो शाइज़ांटिसिडल्स होते हैं, टिश्यू शाइज़ांटिसिडल्स होते हैं, ब्लड शाइज़ांटिसाइड्स होते हैं। ये 2 टर्मिनोलॉजीज आ सकते हैं। आप अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है तो ये आप एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स के हवाले से याद रखें। बाकी सच याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत डिटेल से हो जाएगी। टिश्यू शाइज़ांटिसाइड्स और ब्लड शाइज़ांटिसाइड्स दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ब्लड लेवल पे काम करते हैं, किल करते हैं, तो उसको ब्लड शाइज़ांटिसाइड्स बोलते हैं। और जो इफेक्टिव ड्रग है दोज आर ब्लड शाइज़ांटिसाइड्स। ऐसी कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं है जो बोथ टाइप की ब्लड शाइज़ांटिसाइड्स और
शाइजेंटिसिडल्स और टिश्यू शाइजेंटिसिडल्स एक्शन हो, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। फिर उससे आगे जो है शाइजेंटिसाइड से गेमेटोसाइड्स बन जाते हैं और गेमेटोसाइड्स फिर वो माउस में सॉरी मस्किटो में चली जाती है और फिर अपना स्टेज ऑफ लाइफ जो है वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें से जो ड्रग्स हम पढ़ रहे होते हैं या जो प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग है, दो ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है क्लोरोक्वीन और दूसरी है आर्टिमिजीन। ओके, क्लोरोक्वीन हम पढ़ रहे थे, बाकी भी बहुत सारे ड्रग्स है और अगर आप लोग पढ़ लें अच्छी बात है, लेकिन चूंकि हमारे पास इतनी टाइम नहीं होती कि हम सारों को पढ़ लें तो हम प्रोटोटाइप ड्रग्स यूजुअली पढ़ लेते हैं। क्लोरोक्वीन जो है, क्लोरोक्वीन हैज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बोथ द ट्रीटमेंट ऑफ कीमोप्रोफाइलैक्सिस, क्योंकि ये अगर आप ट्रैवल करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे मलेरिया की खतरा होता है, जैसे फिलिपाइन वगैरह एरिया में जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा सीवियर है, या थाईलैंड वगैरह उन जो गर्म इलाके हैं निस्बतन, तो उन इलाकों में फिर आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर भी इन ड्रग्स को काल लेते हैं या पहले से ले लेते हैं। तो इसलिए इसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी क्लोरोक्वीन को यूज़ किया जाता है और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से मलेरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होते हैं वो भी प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से ज़्यादा है, बाकी स्पीशीज़ की वजह से इतने रेजिस्टेंस नहीं है। केमिस्ट्री और काइनेटिक्स के बारे में जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस क्लोरोक्वीन इज़ अ सिंथेटिक फ्लोर अमीनोक्विनोलोन, ये फ्लोर अमीनोक्विनोलोन है। फ्लोर अमीनोक्विनोलोन की एक और ड्रग भी है, बल्कि शायद यहाँ पे फोर अमीनोक्विनोलोन क्लास की एक और ड्रग भी है, ये नाम से भी ये आते हैं। आई रिमेम्बर एमोडाइक्विन के नाम से इवन ये आता है। तो ये दोनों ड्रग्स जो है ये फोर अमीनोक्विनोलोन क्लास जो है उससे बिलोंग करते हैं। Anyhow, classes we are not studying classes in this anti-malarial, सिर्फ एक ये जो इम्पोर्टेंट ड्रग है कि याद कर ले, अगर कोई याद कर सकता है अच्छी बात है, लेकिन फिर क्लासिफिकेशन इसकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है। इट इज़ रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, एब्जॉर्ब जो है अच्छी होती है, रीचेज मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन अबाउट 3 hours and is rapidly distributed to all tissues. It has a very large apparent volume of distribution of 100 to 1000 liter per kg and is slowly released from the tissue and metabolized. Chloroquine is principally excreted in the urine with a half-life of 3 to 5 days, but much longer terminal elimination, half-life of 1 to 2 months. Okay, यहाँ से भी हम इसकी पढ़ लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, क्योंकि ये इसमें कंपैरेटिवली अच्छे दिए होते हैं लिपन कार्ड से। वही चीज़ है, rapidly and completely absorbed following oral administration. The drug is very high, a large volume of distribution. Volume of distribution जो है आलसी टिश्यू है, तकरीबन लीवर, स्प्लीन, किडनी, लंग सारे टिश्यू को चले जाते हैं। Even in the melanin containing tissue, is melanin containing tissue and leukocytes. Melanin containing tissues क्या है, कोई मुझे बता सकता है? It persists in the erythrocyte. The drug also penetrates the central nervous system, enters the placenta. अच्छा, hepatic
अल्काइलेटिंग एंजाइम जो है इसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं और एक्सक्रीट होता है इन द यूरिन। मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, ओके, कल मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई थी, किसी को याद है? सर वो आपने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था कि ये डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के ऊपर एक्ट करती है, वहाँ से हीम ग्रुप में से हीमोजाइन जो होता है वो बनाती है, वो टॉक्सिक रिएक्शन जो होता है उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, इसको ओके, वेरी मलेरिया गुड को। वेरी गुड, आपको ऑलमोस्ट याद है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपने सही नहीं बताई, बाकी सही बताई बिल्कुल। इस डायग्राम, मेरे स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? जी सर। ये सर। अच्छा अच्छा, स्क्रीन देखिए इस डायग्राम को। दिस डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। ओके, क्या होता है? द पैरासाइट डाइजेस्ट द होस्ट सेल्स हीमोग्लोबिन टू ऑब्टेन एसेंशियल अमीनो। मैंने आपको बताया था कि ये फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो जो होते हैं, फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो, वो क्या करते हैं? ब्लड लेते हैं। वो ब्लड इसलिए लेते हैं कि उनको एग के मैच्योरेशन के लिए प्रोटीन दरकार होती है, जो दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। वो प्लाज्मा में या कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, उस प्रोटीन के लिए वो ब्लड लेते हैं। अब जब वो ब्लड लेते हैं तो क्या करते हैं? वो इस पैरासाइट, इसके उसके अंदर जो पैरासाइट्स होता है उसके अंदर चला जाता है, सही है। उस पैरासाइट, उद्देश्य पैरासाइट्स जो है वो टेक हेमोग्लोबिन, और उस हेमोग्लोबिन को क्या करता है? उसकी ब्रेक डाउन करता है। जब ये ब्रेक डाउन करता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू द हीम पोर्शन एंड इनटू द ग्लोबिन पोर्शन। ये हीम पोर्शन जो है, ये हीम पोर्शन ये हीम पोर्शन जो है ये टॉक्सिक होता है, और नॉर्मली ये हीम पोर्शन जो है ये पैरासाइट कन्वर्ट करता है इनटू द हीमोजाइन। नॉर्मली प्रोसेस क्या है कि वो प्रोटीन तो ले लेते हैं, सही है, लेकिन जो हीम पोर्शन रह जाता है वो हीम पोर्शन को कन्वर्ट करता है हीमोजाइन में। पॉलीक्रिस्टलाइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं, इस कन्वर्जन प्रोसेस को पॉलीक्रिस्टलाइजेशन इसको कहता है। पॉलीबायोक्रिस्टल या बायोपॉलीक्रिस्टलाइजेशन है, लेकिन इस क्रिस्टलाइजेशन के जरिए इस हीम को कन्वर्ट करता है इनटू हीमोजाइन। अब ये हीम जो है अगर कन्वर्ट नहीं होता तो ये हीम बजाते खुद टॉक्सिक है इस पैरासाइट के लिए, इस पैरासाइट को किल कर देता है। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में ये हीमोजाइन में कन्वर्ट होता है। जब क्लोरोक्विन आप देते हो, क्लोरोक्विन, तो क्लोरोक्विन क्या करता है? इस हीम को क्रिस्टलाइजेशन को रोक देता है, इस हीम की क्रिस्टलाइजेशन को रोक देता है। अगर ये हीम जो है ये कन्वर्ट नहीं होने पाता किसमें? हीमोजाइन में, और वो टॉक्सिक एक्शन अपना शो कर देता है। यह से मैं आपसे क्वेश्चन से ये पढ़ता हूँ, द ड्रग प्रोबेबली एक्ट बाय कंसंट्रेटिंग इन पैरासाइट्स फूड वैक्यूल। ओके, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये हीम पहले ले जाता है इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल में ही इस हीम को कन्वर्ट हो जाता है इनटू द हीमोजाइन में, प्रिवेंटिंग बायोक्रिस्टलाइजेशन ऑफ the hemoglobin breakdown product heme into the hemozyme, okay, and thus eliciting the parasite toxicity due to the build of the free heme। ये free heme जो है ये बहुत ज़्यादा बन जाता है into the food vacuole, और वो अपना toxic action show करता है because of the oxidant activity। उसकी फिर oxidation activity की वजह से ये अपना toxic action show करता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो क्या हो जाता है? पैरासाइट इन द फर्स्ट स्टेप, द पैरासाइट डाइजेस्ट द होस्ट सेल्स hemoglobin to obtain essential amino acid, okay, the process release large amount of heme which is toxic to the parasite। नंबर थर्ड स्टेप क्या है?
ये जो उनके स्टेप में होता नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए लिखा है। टू प्रोटेक्ट इस हेल्प द पैरासाइट ऑर्डिनरली पॉलीमराइज द हीम टू द नॉन टॉक्सिक हेमोजाइन व्हिच इज सीक्वेस्टर्ड इन द पैरासाइट फूड वैक्यूम। In the fourth step, chloroquine prevents the polymerization of the hemozyme. The equation of the heme results in the lysis of both the parasite and the red blood cells. Okay, और उस वजह से पैरासाइट जो है वो किल हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन जो है ये चेंज हो गया इनटू द अमीनो एसिड ग्लोबिन में और हीम में। हीम जो है दैट इज टॉक्सिक टू द पैरासाइट। ओके, ये हीम कन्वर्ट करता है इन द नॉर्मल प्रोसेस इनटू द हेमोजाइन। अब क्लोरोक्विन जब आता है तो वो इस स्टेप को इनहिबिट करता है, इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है। हेमोजाइन में कन्वर्ट नहीं होने पाता, और जब ये हेमोजाइन में कन्वर्ट नहीं होने पाता तो इसकी लाइसिस हो जाती है। सही है, यहाँ पे आप लाइसिस देख सकते हो। सही है, ठीक है, क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके, अच्छा, फिर जब हम इसकी काइनेटिक्स की बात करते हैं, क्लोरोक्विन is rapidly and completely absorbing oral administration. The drug has a very high large volume of distribution and concentrate in the erythrocytes, spleen, kidneys। ये मैंने उल्टा पढ़ा था ये उसमें। बहरहाल काइनेटिक्स दोनों जो है वो वेल एब्जॉर्ब होते हैं, दोनों लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों की जो है सीएनएस में पेनिट्रेशन है। और क्लोरोक्विन वो ग्लूकुरोनाइडेशन के ज़रिए होती है और स्टेप मेट्रोनिडाजोल की। और जो एंटी मलेरियल है ये अल्काइलेशन स्टेप के ज़रिए इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। हेपेटिक्स मिक्स फंक्शन ऑक्सीडाइजेज जो है उसके ज़रिए इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म उसकी डिफरेंट है, बाकी जो है दो वेल एब्जॉर्ब होते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए और पहुंच जाते हैं सारे टिश्यूज़ की। एक्सक्रीशन इसकी हो जाती है यूरिन के ज़रिए। क्लिनिकल यूजेस की जब हम बात करते हैं तो मलेरिया की जितनी भी है और कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए भी ये यूज़ होता है। Acute malarial attack, chemoprophylaxis of the malaria, amoebic liver abscess, giardiasis, lupus erythematosus, rheumatoid arthritis। इन दो lupus erythematosus और rheumatoid arthritis में प्रोटोजोल एक्शन की वजह से यूज होता है या कोई और, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल मैंने नहीं देखे हैं स्पेसिफिक, इन्होंने क्लिनिकल यूजेस में लिखते हैं, आप लोग याद कर लें। लेकिन एक्यूट मलेरिया, कीमोप्रोफाइलेक्सिस मलेरिया, ये दोनों आपको ज़रूर याद होने चाहिए अगर एंटी मलेरियल में लेके आता हो। सही है। एडवर्स इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट्स आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किए होंगे। नाजिया, पावर, ये मरोड़े वगैरह जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। इवन ब्लड विजन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है मलेरिया में। बल्कि इफ़ आई से लाइक दिस, या शायद मैंने कहीं पे पढ़ा है कि ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट है, दिस इज़ मोर देन मोर डेरिया, ये ज़्यादातर मलेरिया की वजह से है। लेकिन बहरहाल कंसिडर होते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स की क्लोरोक्विन की वजह से। ये नाजिया वॉमिटिंग वगैरह तो आपको उसमें भी होती है मलेरिया के बारे में।
An ophthalmic examination should be routinely performed. Discoloration of the nail head and mucous membrane may be seen on the chronic administration. Patients with psoriasis or propyria should not be treated with chloroquine because an acute attack may provoke. Chloroquine can prolong the QT interval, and use of the other drugs that also cause QT prolong should be avoided if possible. ये आप लोगों को मेरे ख्याल में खुद ब खुद ये जो है स्टॉप ये वाला साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को खुद ब खुद याद होगी मेरे बताने के बगैर, क्योंकि इसकी जो एक और डेरिवेटिव है क्लोरोक्विन की, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। जब पिछले दिनों ट्रंप ने इसकी वो अपने ट्वीट में की कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन जो है ये कोरोना के लिए ट्रीटमेंट है, तो इस पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने कमेंट किए थे कि जनरल पब्लिक को ये नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स जो है ये कार्डियक अरेस्ट करते हैं। वजह इसकी ये थी कि ये क्लोरोक्विन जो है ये क्यूटी एसक्यूटीवी जो है PQRS वेव्स जो है वो शिफ्ट जो है ECG में आप जब देखते हैं तो ये QT इंटरवल जो है उसकी प्रोलॉन्गेशन करते हैं, मेन एरिथमियास काज करते हैं, ये इरेगुलर एरिथमियास काज करते हैं, तो ये इसकी भी साइड इफेक्ट है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। तो इस पे ये कमेंट आए थे कि ये आम पब्लिक को नहीं बतानी चाहिए, तो यही चीज़ उन्होंने सो ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। बहरहाल हम उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ये QT इंटरवल जो है उसकी इलोंगेशन करते हैं और ये आप लोगों को याद करनी चाहिए। सही है, ठीक है, समझ आ गई? ये साइड इफेक्ट है। Resistance has become a serious medical problem throughout the Africa, Asia and most areas of the Central and South America। और इसी वजह से इवन कुछ एरियाज में अब प्रिस्क्राइब बैन तो नहीं है, लेकिन क्लोरोक्विन जो है रेजिस्टेंस इसकी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे लोगों जगहों पे अब ये प्रिस्क्राइब नहीं करते, although it is not banned, या उन एरिया में सिर्फ यूज़ होते हैं जो क्लोरोक्विन को सेंसिटिव है, क्लोरोक्विन सेंसिटिव एरियाज में यूज़ होते हैं। इसकी जगह जो एक और ड्रग यूज होते हैं वो आर्टेमिजीन, ओके, आर्टिजुनेट उसके नाम से आता है, आगे हम शायद पढ़ लेंगे। आर्टेमिजीन जो फर्स्ट आइसोलेट हुआ था चाइनीज मेडिसिन से, आर्टेमिजिया से, और आजकल भी उसकी बहुत ज़्यादा यूजेस है बजाय क्लोरोक्विन, लेकिन स्टिल आई टेल यू दैट क्लोरोक्विन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द Plasmodium falciparum in patient, okay। अच्छा, इसके अलावा सीनेस पे माइल्ड हेडेक, कंफ्यूजन, साइकोसिस, कन्वल्जन, इम्पेयर्ड हियरिंग, लेकिन ये माइल्ड इफेक्ट है या इतनी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं है। तीन जो इसकी मेजर है वो GIT पे है, GIT पे एनोरेक्सिया, नाजिया वोमिटिंग, डायरिया भी इतनी नहीं है, एनोरेक्सिया टाइप नाजिया वोमिटिंग, और स्पेशली नाजिया बजाते खुद मलेरिया की वजह से होता है। और आई पे रेटिनल एंड रिवर्सिबल कार्नियल डैमेज, और नंबर थर्ड जो अभी मैंने बताया QT प्रोलॉन्गेशन, ये तीन इसके बहुत कॉमन है। Contraindicated with patient with psoriasis, प्रोपायरिया या जो भी आप बोलते हैं, यार ये प्रोनाउंसिएशन मुझसे सही नहीं होते, आप अपने मर्जी के मुताबिक कर लिया कर लें। डोज ऑफ क्लोरोक्विन जो है 1000 मिलीग्राम इनिशियली एंड 500 मिलीग्राम डेली, ये पहले 2 गोलियां देते हैं, फिर 1 गोली डेली का लेते हैं। It is common drug available in the market, okay।
जी जी हाँ, मेरे पेपर में चलेगा। बाकी लाइफ के बारे में मैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पेपर में मैं इतना वो नहीं करूँगा। बहरहाल आप लोगों को सही याद करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई बड़ी इशू नहीं है। मेरे पेपर में मैं इतना वो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे खुद जो है अपने ठीक नहीं होते या डिफरेंट होते हैं। अच्छा, दूसरा ड्रग जो है, ये सारे ड्रग जो है ये छोटे ड्रग है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन दूसरे हम चलो अर्टेमिजीन के बारे में भी पढ़ते हैं। अर्टेमीजिया, अर्टेमीजिया आजकल अर्टेमीजिया पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो, इवन एंटी कैंसर इंटलमेंटिंग वगैरह एक्टिविटी भी उसके आए हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको एंटी मलेरिया ड्रग के तौर पर ही। Artemisinin and its derivative. Artemisinin is a sesquiterpene lactone endoperoxidase, the active component of the herbal medicine that has used as an antipyretic in the China for more than 2000 years. Okay. बहरहाल artemisinin जो है it is insoluble and can only be given orally, although इसके एनालॉग आजकल बन गए हैं, और वो इंट्रामस्कुलरली और रेक्टली और इंट्रावीनस ओरल सब प्रिपरेशन में दे देते हैं बजाते खुद। अर्टिमिजनीन जो है वो इनसॉल्युबल है और इसको ओरली दे देते हैं। और इसकी जो डेरिवेटिव्स है उसमें से एक का नाम है अर्टुजिनेट, अर्टुजिनेट के नाम से आता है, जो अर्टुजिनेट उसकी डेरिवेटिव्स भी है, एनालॉग भी है, और अर्टुजिनेन की ब्रांड नेम से आता भी है यूएसए में अर्टुजिनेट, और अर्टुजिनेट जो है वो ओरली सॉल्युबल है। अच्छा, artemisinin in its analog are complex 3 and 4 structure. They are rapidly absorbed and peak plasma levels occurring promptly, rapidly. Half-lives after oral administration are 30 to 60 minutes for artesunate and dihydroartemisinin, जो इसके एनालॉग है, ये सारे इसके एनालॉग है, and 2 to 3 hours for the artemether. कुछ इसके वाटर सॉल्युबल है, कुछ लिपिड सॉल्युबल है। बार्टर अर्टिजनेट जो है इसमें बहुत कॉमन है। ये मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों के साथ शेयर हुई है तो मैंने हाईलाइट की है। और artemisinin, artesunate and artemether are rapidly metabolized to the active metabolite dihydroartemisinin. Drug level appear to decrease after a number of days of therapy. मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं artemisinin की, the antimicrobial activity of artemisinin appear to result from the production of the free radicals that follows the ion catalyzing cleavage of the artemisinin per endoperoxidase. Artemisinin resistance is not yet as widespread problem but delayed। अच्छा,
वही जो मेट्रोनिडाजोल वाला इफेक्ट है, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, ये भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है और फ्री रेडिकल की वजह से ये अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। और इसकी अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई, कॉमन नहीं है, रिपोर्ट हुई है लेकिन कॉमन नहीं है। रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस इन कॉमन नहीं है आर्टिमिसनिन की, लेकिन फ्री रेडिकल की वजह से द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ आर्टिमिसनिन अपीयर टू बी रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल दैट फॉलोज द आयन कैटालाइजिंग क्लीवेज ऑफ द आर्टिमिसनिन एंडो पर ऑक्सीडाइज ब्रिज। सिंपल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, द फ्री रेडिकल्स हैव द टॉक्सिक इफेक्ट। यहाँ तक आप लोग याद रख ले। काइनेटिक्स हम पढ़ लेते हैं इससे, बल्कि वहाँ पे हमने पढ़ी भी कुछ। ओरली एब्जॉर्ब होते हैं और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ज़्यादा इसके नहीं दिए। मेटाबॉलिज्म इसकी लीवर में होते हैं। वाकई इन्होंने कोई ज़्यादा लिखा है आर्टिमिसनिन पे, कैरडजंग ही बेहतर है इसके लिए। क्लिनिकल यूजेस की जब हम बात करते हैं तो ये बेटर ड्रग है और WHO रिकमेंडेड ड्रग है, WHO रिकमेंडेड ड्रग है क्लोरोक्वीन के मुकाबले में, क्योंकि ये जो है ये रेजिस्टेंस के चांसेस इसमें बहुत कम है, वेल टॉलरेटेड है, सेफ है, एफिकेशियस है, बोथ फॉर द chemoprophylaxis and for the chemoprophylaxis and for the treatment of the Plasmodium falciparum and other malarial drugs, okay, जो uncomplicated होते हैं। आर्टिमिसनिन इज जनरली वेल टॉलरेटेड। एडवर्स इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, वेल टॉलरेटेड, इसकी साइड इफेक्ट इतनी सीवियर नहीं है। द मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड एडवर्स इफेक्ट आर नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया and dizziness that are due to the underlying malaria rather than the medication, okay, इसके बारे में मैंने ये पढ़ा था, मिल गया ये सेंटेंस मुझे। ये था कि एक्चुअली ये इतने साइड इफेक्ट इसके इतने कम है कि नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया जो क्लेम होते हैं वो इस ड्रग के नहीं बल्कि खुद मलेरिया के है, एडवर्स इफेक्ट है। रेयर सीरियस टॉक्सिसिटीज इंक्लूड न्यूट्रोपीनिया, एनीमिया वगैरह है जो अभी बहुत रेयर है। बाकी इसके बारे में एज सच कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ब्रेन अर्टिसनेट के नाम से अवेलेबल है और फेंसिडार के नाम से भी अवेलेबल है। फेंसिडार के नाम से नहीं, फेंसिडार इज पायरिमीथीन एंड सल्फेडॉक्सीन। आर्टिमिसनिन के नाम से है और अर्टिसनेट है। बहरहाल ब्रांड नेम आप लोग देख सकते हैं। कोई चीज़ रह गया इसमें हमें? सर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बता दें। अच्छा, कंट्राइंडिकेशन में देखते हो, अगर मुझे मिल जाते हैं।
एस एच इन्होंने नहीं दिए। बस रहने दें, अगर नहीं है तो पीछे अगर आप लोग चले हो जाओगे तो मिल जाएंगे कंट्राइंडिकेशन, लेकिन बहुत कॉमन अगर नहीं है, जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह के बारे में कि उसको प्रेगनेंसी वगैरह में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में एज सच इसकी वो नहीं है। क्लोरोक्वीन के बारे में उन्होंने हमने बता दिया ऑलरेडी, और उन्होंने दिया भी है कि सोरियासिस और प्रोपायरिया जो है उसमें नहीं देने चाहिए। नहीं, मैं नहीं देखा। बेस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट quinine plus grenadine is recommended for prostaglandin intranasal। इवन अगर इसको देख ले, इसको ना कंट्राइंडिकेशन इसके मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एन इंट्रावेनस आर्टिसोनेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मलेरिया ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। इवन अगर प्रेगनेंसी में भी इसको दे सकते हैं तो एज सच ये किसी खास केसेस में कंट्राइंडिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सेफ ड्रग है। आर्टिमिजीन जो है आर्टिसोनेट इसकी जो डेरावेटिव्स है, तो ज़ाहिर ये होता है कि इसकी कंट्राइंडिकेशन नहीं होंगे, या अगर है भी तो बहुत कम होंगे। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस ज़रा मुझे अभी से बता दे कि मैं ये कर लूँ, फिर ये इशू हो जाती है अटेंडेंस की। सर ये ऑनलाइन में चेक करें सर कितने लोग प्रेजेंट हैं। एक मिनट, बस क्लास की टाइम खत्म हो गई।